जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे चौथा टेस्ट, यानी टेस्ट नंबर 4 इस मंथ का। ठीक है, ये टेस्ट जो है 29 अगस्त को करवाया गया है और मैं 30 अगस्त को वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन टोटल होंगे। इसका PDF चाहिए टेलीग्राम में पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब बाकी और कुछ पूछना होगा तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो हड़प्पा संस्कृति पर जो प्रकाश डालता है वो पुरातात्विक खुदाई। क्या डालता है? पुरातात्विक खुदाई। जो खुदाई हुई थी उससे जो चीज़ें प्राप्त हुई थी उसी से हमें जो है हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? देखिए, भारतीय दर्शन की बात की गई है तो भारतीय दर्शन में बहुत सारे दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन हो गए, न्याय दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया। ये सभी जो है दर्शन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरंभिक विचारधारा यानी प्राचीन, सबसे स्टार्टिंग वाला विचारधारा। तो सबसे स्टार्टिंग वाला विचारधारा जो है वो सांख्य दर्शन है। कौन सा? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। आप लोग अगर नोट बनाते हैं तो और भी लिख लीजिए, जितने भी दर्शन है उसके मैं बता देता हूँ। उसके बाद लिख लीजिए न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। नेक्स्ट है योग दर्शन। तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद। उसके बाद है पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं वदरायन। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? वदरायन। ठीक है, तो चलिए अब हाँ, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिया गया है। जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार है वो सांख्य दर्शन से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो अर्थशास्त्र की चर्चा की गई है, ये अर्थशास्त्र की चर्चा की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किसके अर्थशास्त्र की? कौटिल्य जो थे उनके अर्थशास्त्र की यहाँ पे चर्चा की गई है। कौटिल्य का अन्य नाम आप लोग को पता होगा, कौटिल्य हो ही गया, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सभी जो है कौटिल्य का ही नाम था। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है। यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता था? हाँ, बिल्कुल करता था। नेक्स्ट है, यह देश के ऊपर समय के आर्थिक जीवन का, आर्थिक जीवन से इसमें कोई संबंधित नहीं है, इसमें जो है राजनीतिक जीवन से संबंधित दिया हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो यही सही नहीं है, यही आंसर होगा। यह राजनीति के सिद्धांत पर स्थापित करता था, ये भी सही है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता था, ये भी सही है। तो इसमें जो है और एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक पुस्तक से की गई है। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस। और इसी पुस्तक से जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की गई है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। उसने कृषि से ज़मीन की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। हाँ, बिल्कुल सही है। वो जो कृषि जो ज़मीन होता था जिसपे किसान कृषि करते थे, उसका नाप तोल करने के बाद ही उससे जो है कर वसूलता था, यानी राजस्व लेता था। नेक्स्ट है, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। बिल्कुल गलत है, लगान को अपनी पूरी सल्तनत में नहीं, वैसे योग्य भूमि जो होते वहीं पे उन्होंने लगान को लागू किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, उसने प्रांतों के गवर्नर का अधिकार को समाप्त कर दिया। हाँ, प्रांत के जो भी गवर्नर थे उनके अधिकार को समाप्त करके जितना भी पावर था वो अपने अंदर ले लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ, सिखों नहीं सिखों, क्या होगा? सिखों, इसको ठीक कर लीजिएगा, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये है ये हो जाएगा आपको फरीद बाबा। कौन थे? फरीद बाबा। और फरीद बाबा का अन्य नाम है फरीउद्दीन गंज ए सकर। क्या नाम है? फरीउद्दीन गंज ए सकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। देखिए, भारत में, हाँ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो है अवध को मिलाया गया था।
कुप्रशासित राज्य की घोषणा करके, किसके क्या करके, कुप्रशासित राज्य की घोषणा करके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और किसके रिपोर्ट पे, जेम्स आउटटर्म के रिपोर्ट पे। आज सुबह में जो वीडियो आई थी उस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया था आप लोग को, ठीक है। तो कुशासित यानी कुप्रशासन बोलिए, कुप्रशासन राज्य की घोषणा करके जो है इसे अवध को मिला लिया गया था। और आगे मैंने बताया था कि इसका फ़र्क जो है, यानी इसका फ़र्क जाके 1857 की क्रांति में भी पड़ा। और उस चीज़ को देखते हुए जब जांच किया गया तो पता चला कि ये भी 1857 की क्रांति में ये भी एक कारण था अवध को मिलाना, या फिर कुप्रशासन, या फिर अपहरण नीति को लागू करना, ये सब जो था गोद निषेध प्रथा को लागू करना, ये सब भी जो है एक 1857 क्रांति का मुख्य कारण में से था, जिसकी वजह से जो है उसे आगे जाके लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था। चलिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो 19वीं शताब्दी में जो बहावी आंदोलन हो रहा था, इसके प्रवर्तक यानी इसके शुरुआतक या फिर संस्थापक जो भी थे वो थे सैयद अहमद राय बरेलवी। कौन थे? सैयद अहमद राय बरेलवी। और बहावी आंदोलन जो था ये था कि मतलब कहिए तो हिंदू जो थे उनको मुस्लिम में परिवर्तित करने से संबंधित आंदोलन था। और इसका मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। और इसे जो समाप्त किया था यानी इसका जो दमन किया था लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा इसका दमन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय जो हैं वो भारतीय जागृति के जनक कहलाते हैं। और राजा राम मोहन राय बहुत काम किए हैं, वो आप भी जानते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य रूप से ध्यान रहता था तो सामाजिक और राजनीतिक जो जागरूकता थी उस पर इनका मुख्य रूप से फोकस रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो गांधी जी का जो पुस्तक था यानी आत्मकथा था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें दो चीज़ को मूल आधार बनाया गया था, एक था सत्य और दूसरा था अहिंसा। उसी में से जो है अहिंसा का जो उनका जो शाब्दिक अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता, उसे ही अहिंसा कहते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को सबसे वहाँ एक मीटिंग हो रहा था। ठीक है, तो वो मीटिंग क्यों हो रहा था? क्योंकि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली को जो है अब वो जेल में बंद कर दिया गया था, तो इसी से संबंधित एक मीटिंग हो रहा था। और इसी मीटिंग के दौरान जनरल ओ डायर के आदेश पर जनरल आर डायर ने गोली चलाया था और इसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। इसी मौत का बदला लेने के लिए एक सरदार थे और सरदार का नाम है सरदार उधम सिंह। इन्होंने लंदन जाके मतलब इनका जो है लक्ष्य ही बन गया था कि जो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी है उसको हम मारेंगे। इनका मतलब उधम सिंह का यही लक्ष्य था। तो ये जो है 13 मार्च 1940 को लंदन ये पहले ही चले गए थे पीछे पीछे करते करते, और 13 मार्च 1940 को जो है जब जनरल ओ डायर या फिर जनरल डायर जो है ये सिनेमा देखने के लिए एक सिनेमा हॉल में गए थे लंदन में। तो उसी सिनेमा हॉल में जब इंटरवल हुआ था तो इंटरवल में जब वो बाहर निकले तो उसी दौरान जो है ये उधम सिंह उन्हें गोली मार दिए थे और उसकी मौत हो गई थी जनरल डायर की। ठीक है, और उधम सिंह का एक अन्य नाम है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राम उधम सिंह आज़ाद। क्या नाम था? राम उधम सिंह आज़ाद। बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए, वर्ष में 2 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात होता है, और वो दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की लंबवत किरण जो है विषुवत रेखा पर पड़ती है, जिसकी वजह से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, और 21 मार्च 23 सितंबर ये दिन है। नेक्स्ट, मैगिनॉट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैगिनॉट रेखा किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा को बोलते हैं हिंडनबर्ग। क्या बोलते हैं? हिंडनबर्ग। और अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा को बोलते हैं 24वीं समांतर रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को बोलते हैं डुरंड रेखा। जितना भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ इसका 80% पॉइंट आपको जो मैं नोट पेड ग्रुप में देता हूँ उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको अपना नोट बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, या फिर भी आप अपना नोट बनाते हैं तो वो
मेरे नोट से भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट वो बहुत ज़्यादा काम करता है, पढ़ने में भी आसान होता है, बाकी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संदर्भ में अनुच्छेद 80 में जो है वर्णन किया गया है, यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता है, और इसके जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, और बाकी पॉइंट जो भी है वो आप अनुच्छेद 80 में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं, और यही सही है, बाकी सब गलत है। निम्न क्रियाविधि में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? इस क्वेश्चन को आप अगर समझिएगा तो आसानी से आंसर बना सकते हैं। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि धन विधेयक है, तो धन विधेयक पे पूरा पावर जो है लोकसभा का ही होता है, ये बात आप जान लीजिए। धन विधेयक पे पूरा पावर लोकसभा का ही होता है, और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो धन विधेयक जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाती है, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं या संशोधित करते हैं, वैसे उनको संशोधन करने का कोई अधिकार है नहीं, लेकिन करते हैं और फिर से लोकसभा में आता है वो विधेयक, तो क्या होगा? इस पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस पर कुछ नहीं होगा, इस पर ये होगा, ये सारा मनमानी चलेगा लोकसभा का ही, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। वो जो संशोधन करके भेजे हैं राज्यसभा से, फिर लोकसभा में आएगा तो लोकसभा चाहेगा तो उसमें फिर से जो है संशोधन करके अपने तरीके से स्वीकार करेगा, या फिर उनको जो है अस्वीकार कर देगा। ये सारा पावर लोकसभा के पास है। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को जो अधिकार हैं, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में किया था। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में। और उसके कुछ दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में किया था। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? तो इसके लिए पीछे एक कहानी मैं आपको छोटा सा सुना देता हूँ। हुआ क्या था कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक हो रही थी, तो संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गए थे अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका गए थे, तो जब बातचीत करने की बात आई, यानी यूएसए के जो राष्ट्रपति थे और अपने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके बीच में बातचीत करने की बात आई, तो वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का मजाक उड़ाए थे। मजाक कुछ इस प्रकार हो रहा है कि इसको तो खाने की जो व्यवस्था है, खाद्यान्न आपूर्ति मैं करता हूँ, इससे हम क्या बात करेंगे, कुछ इस प्रकार का मजाक हो रहा है। और वो बात जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिल पे लग गया, और वो वहाँ से फिर अपने देश वापस आए। देश वापस आने के बाद जितने भी मुख्य कृषि वैज्ञानिक थे, सभी को एक साथ बुला के मीटिंग बैठाए और उनको फुल आज़ादी दी। फुल आज़ादी का मतलब ये है कि आपको जितना पैसा लगेगा, जो भी चीज़ चाहिए वो मैं अवेलेबल करवाऊँगा, लेकिन भारत को आप खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाइए। ठीक है, ये छूट दी गई। और जब छूट मिला भारत के कृषि वैज्ञानिक को, तो वो इस पे काम करना शुरू किए, और इसमें जो अध्यक्षता के रूप में MS स्वामीनाथन करना शुरू किए, और आगे जाके ये चीज़ हरित क्रांति के रूप में आई, और ये सफल भी हुआ, और भारत जो है उद्यान में मतलब खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। और इसमें सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो गेहूं पे पड़ा था। ठीक है, और इसी दौरान 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड में की गई थी। दूरबीन का आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा। अब ये मत पूछिएगा कि दूरबीन क्या होता है। नेक्स्ट, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वो थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन को, और श्री कलम की उपाधि दी गई थी अब्दुल समद को। अब्दुल समद को जरी कलम दी गई थी मोहम्मद हुसैन, और श्री कलम की उपाधि दी गई थी अब्दुल समद को। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है?
तो मैं आपको बता दूं कि बाबर ने अपने बाबरनामा में दो हिंदू साम्राज्य का उल्लेख किया है, और उस समय में वो दोनों हिंदू साम्राज्य जो थे वो बहुत ही मजबूत थे। वो दो कौन कौन से हैं? एक थे मेवाड़ के राणा संगा और दूसरा थे विजयनगर का कृष्णदेव राय। इस ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा मेवाड़, और दूसरा भी याद रखिएगा विजयनगर के कृष्णदेव राय। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। किन्हें जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और वेद को जो है स्वराज शब्द, हाँ आप लोग याद रखिएगा, स्वराज शब्द का सबसे प्रथम बार जो चर्चा किए थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। और वेद को जैसे निचली जाति जो थी शूद्र और महिलाओं को पढ़ने की अनुमति जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे चुने गए थे। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, ये शुरुआत की गई थी 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, द्वितीय यानी दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा जो सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त। तीनों याद रखिएगा आप लोग। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। हाँ, सत्याग्रह आंदोलन इसलिए वापस ले लिए थे क्योंकि चौरा चौरी हिंसा जो हो गई थी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में एक स्थान था गोरखपुर शायद, वहीं पे एक थाना था, तो थाना में ही जो है ये असहयोग आंदोलन के जितने भी लोग थे उन सभी मिल के पूरा आग लगा दिए थे। आग लगाने के कारण ही बहुत बवाल मच गया था, जिसकी वजह से अब वो जो है वापस ले लिए थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किए थे कौन? ये किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें चर्चा है इसके बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो काराकोरम श्रेणी जो है वो अक्साई चीन का भाग है। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? तो चकमा जो है वो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में जो की गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली 1919 में की गई थी, और संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता ये भारत शासन अधिनियम या ये 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है बताइए? तो ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1940 से लेकर 1946 तक कंटिन्यू सिर्फ एक व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था 1942 में। तो 1940 से लेकर 1942 के बीच, 1940 से लेकर 1946 के बीच में ही 1942 आता है। कथन 1, कथन 2, भारत एक मानसूनी देश है, सही है। उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है, ये भी सही है। आर ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा कालाहारी, ठीक है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? एमू हो जाएगा जापान का, सही है। बुशमैन हो जाएगा कालाहारी रेगिस्तान, यही गलत है। तो यही आंसर जो सुमेल नहीं है मसाई केनिया का है, पापुआंस न्यू गिनी का है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक। ये बताइएगा कि इसे कौन सी संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार में शामिल किया गया था? कमेंट में बताइएगा। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, और ये समिति कब गठित की गई थी? 1977 में। 1977 नहीं, बलवंत राय मेहता वाला तो 1956 में ही किया गया, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अशोक मेहता वाला 1977 में होगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन प्रतिबंध लगाया है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो रही है, हाँ सही बात है।
जाड़ों में कुछ वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। और उत्तरी मैदान में, जैसे उत्तरी मैदान हो गया आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब जो उत्तरी मैदान के अंतर्गत आता है। और जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं, लेकिन इसके कारण जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है, ना कि उत्तरी भारत में। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, पाक की खाड़ी अवस्थित है। पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में अवस्थित है। चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। असम और बिहार की प्रमुख समस्या है। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। लावा मिट्टी जो है, लावा से मतलब ज्वालामुखी से जो लावा निकलती है और जो मिट्टी बनती है, वही उसी के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है टेलर घाटी। टेलर घाटी जो है अंटार्कटिका में, कहाँ है? अंटार्कटिका में। निम्नांकित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से विचार कीजिए। यह एक कृत्य के विरुद्ध गारंटी है। विचार करना ना, ये तो गारंटी सही लग रहा है। यह संविधान, हाँ ठीक तो है, कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित करता है, ये भी सही है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये प्रस्तावना में दिया हुआ है। अब भारतीय संयुक्त राष्ट्र के अधिकारों की बिल भांति नहीं है, भांति है, तो यही ये भी गलत हो गया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो 1 और 2 इसमें सही होगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद हुए रिक्त भरने की समय सीमा 6 माह है। निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो आपको मैं बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व में 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 39 का क, 43 का क और 48 का क, ठीक है। तो 39 के क में समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह है। उसके बाद 43 के क में जो है वो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और शोषण से बच्चों के वयस्क, ये 48 के क में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 44 में समान आचार संहिता का वर्णन है, और ये जो है नहीं जोड़ा गया था। बाकी ये तीनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आज का सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।